Namaskar. The beauty of Indian classical music is rag and raginiya. Now when we learn any rag or any ragini, we have to learn certain styles. Styles यानी शैलियाँ. हमें अलग अलग प्रकार की शैलियाँ जो हैं उसमें सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि ध्रुपद, धमार, ख्याल. ये जो शैलियाँ हैं यानी ये गाने की विधाएं, द सिंगिंग स्टाइल, वेदर इट इज़ ध्रुपद और धमार और ख्याल, द वे वी sing or the way we perform, it itself gives the difference between these different styles of singing. When we talk about playing an instrument, these rag raginis are played on any instrument. Then we call it gat. We don't say it is a khayal, we call it gat. So here today's lecture is based on the Vilambit khayal. Now Vilambit khayal itself derives Vilambit, that means late. What is late? That means the sum is coming late. The circle of a tal, of any tal, when the tempo or the speed of that tal, what we call it lay, or the rhythm I can say, when it goes very fast, obviously the circle will complete fast and we can come to the first matra in a very short time. Comparatively to the other one where we are in a slow tempo or in a slow speed or in a slow lay, because it is slow, so obviously the first matra again will come very late if we compare it with the fast one. So according to the layas, we divide the khayal pattern. If we are talking about khayal, we divide it into three parts: Vilambit khayal, Madhya lay khayal and Drut lay khayal. We say Vilambit khayal or Drut khayal, or if we mention about the Madhya lay, we say Madhya lay ke khayal. हम ख्याल की बात करते हैं क्योंकि ध्रुपद और धमार अपनी एक विशिष्ट शैलियाँ हैं. ध्रुपद और धमार की उसके विषय में हम आपको बहुत डिटेल बता चुके हैं. आज हम आपको विलंबित ख्याल राग भैरव के अंतर्गत आपको बताएंगे. और विलंबित ख्याल होता क्या है? सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि विलंबित ख्याल क्या है. विलंब यानी देर से आना. किसका देर से आना? सम का देर से आना. तो किसी भी चीज़ का देर से यदि आने का मतलब है कि उस तक पहुंच जो है वो काफ़ी देर से पहुंचा जाता है. एक साधारण कॉमन सेंस यदि हम कहें कि हम इस पर यदि सोचें, विचार करें, तो हम देखें कि हम जब ख्याल गाते हैं, कोई भी ख्याल, द्रुत ख्याल यानी छोटा ख्याल गा रहे हैं, तो उसमें हम देखें कि हमारी जो लय है वो थोड़ी उठी हुई होती है, यानी कि थोड़ी फास्ट होती है. जैसे हमने आपको प्रभु दाता सबन के, प्रभु दाता सबन के, तो यानी आप यदि उसकी काउंटिंग शुरू करते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2. तो आप देखिए जो 16 मात्रा की 3 ताल चल रही है, इसमें जब हम फर्स्ट मात्रा पर पहुंचते बहुत जल्दी उस पर पहुंचते, क्योंकि वो सर्कल की स्पीड जो है वो फास्ट है, लय जो है वो तेज है. तो इसीलिए इसको द्रुत ख्याल कहते हैं. या हम इसको जब छोटा ख्याल कहते हैं तो छोटा ख्याल में क्या है, क्योंकि जो ताल है उसकी लय जो है वो फास्ट है. तो स्वाभाविक है कि जो बोल है, जो साहित्य है, हम उसकी यदि पहली लाइन को लेते हैं तो वो आवर्तन जो है वो जल्दी ख़त्म होता है, यानी सर्कल जो है वो जल्दी कंप्लीट होता है. तो इसीलिए सम पर बहुत पहले हम आ जाते हैं, जो उसकी स्पीड को सूट करता है. इसके हिसाब से जब हम मध्य लय की बात करते हैं तो टेम्पो या जो लय है वो उसके द्रुत के मुकाबले कम होता है. जैसे कि ओंकार आधार, ओंकार आधार, धीना धी धीना तेना धी धीना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. आप देखिए कि ये
यदि हम तुलना करते हैं द्रुत ख्याल की, उसकी तुलना में तो ये स्पीड कम है, ये लय कम है, इसलिए इसको जो है मध्य लय के ख्याल कहा जाता है। एक और बात जो विशिष्ट है कि इसके अलावा भी एक लय है जिसको हम विलंबित लय कहते हैं, यानी कि इससे भी स्लो होगी। तो यानी वो जो जब हम जैसे उदाहरण देते हैं राम को नाम साचो सहाय। अब ये जो हम गा रहे हैं तो राम को नाम साचो सहाय, ये साहित्य की जो है स्थाई की प्रथम पंक्ति है। तो फर्स्ट लाइन में जब हम उसकी स्पीड देखते हैं, यानी उसकी जब लय देखते हैं उसका जो, तो वो कम है, काफी कम है, किसकी तुलना में? मध्य लय की। अब धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। अब देखिए कि लय जो है पहले फास्ट वाले से थोड़ी कम है। अब और कम देखिए, धा धिन धिन धा, लय और कम हो गई। तो जब ये लय कम है, जब इस लय में हम किसी भी ताल को लेते हैं तो उस ताल पर आधारित जो बंदिश होती है, उसके यदि हम पहले आवर्तन के बाद उसके मुखड़े को उठाकर हम सम पर आते हैं तो हम देर से आते हैं, यानी बहुत विलंब से आते हैं, बहुत लेट हम पहुंचते हैं। यही कारण है इसको विलंबित ख्याल कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये आज की जनरेशन जो है उसको सोचना चाहिए कि क्लासिकल म्यूजिक में जो इस तरह की चीजें हैं वो ऐसे क्यों हैं। We have to think about whatever we are learning first. If we talk about the drut khayal, that means the lay is fast, so the whole circle is completing fast, and the tempo is fast, so it is drut lay khayal. Then when we talk about the vilambit one, obviously the speed is slow, the lay is slow, so the circle will be completing very late, so that is, it is known as vilambit khayal. There is one more lay which neither stands to the vilambit one nor it comes to the drut one, so it is in between both of them. We call it madhya lay khayal. So madhya lay khayal is a normal medium speed, we can say, when we talk about any of the tal. So here I gave you a very short example of the drut khayal, the madhya lay khayal and the vilambit one. Today's lecture is based on how to learn a vilambit khayal of Rag Bhairav. Rag Bhairav is a very beautiful rag which is normally practiced, rendered, performed during the morning hours. It is the morning raga with all the 7 notes, but Rishabh and Dhaivat are always komal. Bhairav belongs to Thaat Bhairav. Its jati is Sampurna jati, and the nature of this rag is very serious, it is very peaceful, you can say. And when in the morning time when we practice today of this rag, we should practice more towards the lower octave, because this rag is one of the very basic rag which is very useful for the riyaz, for the practice and to develop our voice culture. आवाज को बनाने के लिए हमें प्रातःकाल भैरव को, शाम को हमको यमन को हमें करना ही पड़ता है। तो जब भी कभी शिक्षा दी जाती है, आप देखिए कि ज़्यादातर जो प्रथम वर्ष होता है या शुरुआत होती है तो उसमें भैरव और यमन को ज़रूर सिखाया जाता है। तो आज की हमारी जो बंदिश है, आज की हमारी जो इस श्रृंखला में जो हम राग भैरव को लेकर चले हैं, राग भैरव के विलंबित ख्याल को आज मैं आपको बताऊंगी। एक बहुत सुंदर ख्याल है राग भैरव का ही, जिसके रचनाकार महान वाग्यकार आचार्य बृहस्पति जी रहे हैं। और इस बंदिश का जो साहित्य है पहले मैं वो आपको बताती हूँ। स्थाई का जो साहित्य है वो है राम को नाम साचो सहाय। राम को नाम साचो सहाय, प्रात उठ लीजे रस मधुर पीजे। यह रहे जगलाज
सधे सब काज, रहे जग लाज सधे सब काज। तो राम को नाम साचो सहाय, प्रात उठ लीजे रस मधुर पीजे, रहे जग लाज सधे सब काज। बहुत सुंदर इसका अर्थ है कि प्रातः काल उठ के राम का नाम लिया जाए या ईश्वर का नाम लिया जाए, कहने का मतलब है। तो सुबह ही उसका रस का जो है वो आनंद लेना चाहिए, और इस जग में हमारी लाज रहती है, यानी जीवन बहुत सार्थक पूर्ण जो है जीते हैं हम लोग। और सधे सब काज, सारा जो जीवन है उसके सभी कार्य जो है बहुत सुंदर तरीके से हम उसको कर सकते हैं, साध सकते हैं। इसीलिए राम को नाम साचो सहाय, राम का जो नाम है वो सच्चा सहाय है, सच्चा सहायक है। तो ये अर्थ, जब तक हम साहित्य का अर्थ नहीं जानते, वो भाव उत्पन्न जो है उसमें होने में थोड़ी देर लगती है। हम कहें कि हमको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि इस हम क्या कहना चाह रहे हैं। अंतरा है सोई गरीब नवाज, एक वही गरीबों का तारणहार है, सब तजी जई है वाही के द्वार। सब कुछ त्याग कर उसी के दरवाजे पर जाना चाहिए। अनंग रंग अचल ताही को राज, अनंग रंग आचार्य बृहस्पति जी का उपनाम। अनंग रंग आचार्य बृहस्पति जी कहते हैं कि यही अचल जो है उसका जो राज है, किसका? उस प्रभु का, उस ईश्वर का, उसका जो राज है वो अचल है। यानी हम सब ईश्वर की ही मर्जी पर चल रहे हैं, हम सब उसी को ध्याते हुए हमारा जीवन निकलना चाहिए, ऐसा ये बंदिश का साहित्य कहता है। तो भक्ति रस से ओतप्रोत ये बंदिश है, राम को नाम साचो सहाय। Now what is the method through which we can learn the bandish in an easy way and without any difficulty? So here I'll tell you how this bandish should be learned. First of all, we have understood the meaning of the bandish. Now we'll first take the sthai, Ram ko naam sacho sahai. Simply one by one we will go for the first line, then second, then third. How? Let's see. Whenever we start any of the bandish of any rag, we should first give a short introduction of the rag. I have told you what is the aroh of the rag and what is the pakad of the rag. After knowing this, after practicing that, we can just take a very small phrase of the rag which is clearly telling the ang or the main pakad or the main identical phrase of the rag. The main identity through which we can easily recognize the rag. Da, da, sa, da, re, sa, ga, ma, re, sa. This portion is the main part which easily explains that yes, I am Rag Bhairav. Ga ma re sa Bhairav ang sa da da sa. I am going to take this bandish first in teen tal. So, well, this bandish is of Vilambit Ek Tal of 48 beats, but first I'll tell you in teen tal. We will learn the bandish in three different parts. First line we'll sing the first line
in teen tal, then second, then third. It makes very easy for us to learn the bandish. So, for example, dha, dhin, dhin, dha, dha, dhin, dhin, dha, dha, tin, tin, ta, ta, dhin, dhin, dha, dha. This is the teen tal, and you can easily understand the lay of this teen tal. I have taken it in a little bit faster than what the Vilambit is. First we learn in teen tal, then we can go to the Vilambit ek tal also. Without tal, first let's go by line so that we can learn the bandish easily. Rama ko You can repeat the line after I sing. That is why I am leaving that gap also. Rama ko nama. Sacho Sahaya. Now join the two parts of this line together. Repeat with me. Rama ko nama sacho sahaya. Again. Rama ko nama sacho sahaya. Now let's move to another line. Prata uthe leje. Rasa madhura pije. Prata uthe leje. Repeat with me. Prata uthe leje. Rasa madhura pije. Rasa madhura
both the parts of this line. रात ओटे लीजे रस मधुर पीजे. Again, repeat with me. रात ओटे लीजे रस मधुर पीजे. Now first and second line together. राम को नाम साचो सहाय रात ओटे लीजे रस मधुर पीजे. Again. राम को नाम साचो सहाय रात ओटे लीजे रस मधुर पीजे. Now after completing these two lines, let's proceed to the third one. रहे जग लाज रहे जग लाज सधे सब काज. Now we will join both the parts of this line. रहे जग लाज सरे सब काज. रहे जग लाज सरे सब काज. Now once we'll complete the whole style. राम को नाम साचो सहाय रात ओटे लीजे रस मधुर पीजे. रहे जग लाज सरे सब काज. So this was a sthai. We have to learn it step by step. So I hope the sthai is clear to you. In next part, we'll learn the antara and again we'll repeat the whole bandish.